हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और 20 मई का दिवस आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि जो 20 मई का दिन होता है इसको विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर जो 20 मई की महत्वपूर्ण खबरें हैं वो उन पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आपकी आरओ परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। चलिए चर्चा करते हैं अपनी क्लास पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ के लिए आप हमारा मासिक पैकेज जो है करंट अफेयर का उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मार्च महीने के पैकेज के बारे में कुछ डिटेल में आपको बता देता हूं। ये मार्च महीने का जो पैकेज है ये हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। यहां पर देखा जाए पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है। डेली शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो क्लास मिल जाती है। क्लास पीपीटी और पीडीएफ भी आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी गई, वहां पर शेयर कर दी जाती है। डेली 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। कंप्लीट मासिक करंट अफेयर पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। एक करंट अफेयर का फुल टेस्ट होता है और साथ ही साथ जो यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल की पीडीएफ है वो भी आपको इसी पैकेज में प्रोवाइड की जाती है। तो आप करंट अफेयर का मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, इसी वीडियो के आप पिन कमेंट में जाइएगा, ठीक है। जो कमेंट पिन किया हुआ है उसी पिन कमेंट में चेक करिएगा, आपको मई महीने का पैकेज दिख जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहीं पर हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, ठीक है, वहीं पर पिन कमेंट में ही हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। पैकेज ज्वाइन करने के बाद हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर देना, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको वहां से सारे पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखा जाए आज कौन सा दिवस, मैंने आपको पहले बता दिया कि विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, जो 20 मई का दिन होता है, ठीक। 20 मई के दिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा करते आइए। यहां पर देखा जाए हर साल 20 मई को दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित रखने, पारिस्थितिकी तंत्र को जीवित रखने, देखा जाए तो पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है, परागण की क्रिया मधुमक्खी उसमें सहायक होती है, ठीक है। तो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको जीवित रखने में और हमारे भोजन आपूर्ति में मधुमक्खियों और अन्य परागणों की अहम भूमिका को पहचानने के लिए एक वैश्विक आह्वान है विश्व मधुमक्खी दिवस, ठीक है। यहां पर चर्चा कर ले वर्ष 2025 के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस का थीम क्या है, इस वर्ष का विषय क्या है। इंस्पायर्ड बाय नेचर, बीज नरिश अस ऑल, ठीक है। यहां पर थीम क्या है, इंस्पायर्ड बाय नेचर, बीज नरिश अस ऑल, ये इसका थीम है विश्व मधुमक्खी दिवस का। चलिए अगली खबर पे चर्चा करें। आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया फ्लोरोसेंट सेंसर। यहां पर देखा जाए फ्लोरोसेंट सेंसर का निर्माण किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। आपके परीक्षा में ये पॉइंट पूछ सकता है किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है और किस लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा करते हैं। देखा जाए यहां पर तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी के रसायन विज्ञान विभाग में एक शोध टीम ने ऐसा फ्लोरोसेंट सेंसर विकसित किया है जो न केवल पानी में बल्कि जीवित मानव कोशिकाओं में भी साइनाइड की पहचान कर सकता है। देखा जाए साइनाइड जो होता है एक विषैला रसायन होता है। साइनाइड जो होता है विषैला रसायन होता है। किसी को कहते हैं ना साइनाइड चाट के मर जाओ, ऐसा कहा जाता है, उक्तियां होती है, लोग आपस में कहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये साइनाइड जो होता है विषैला रसायन होता है। यहां पर देखा जाए अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से काम करने वाला यह सेंसर जो है ये बेहद संवेदनशील है और बेहद कम मात्रा में साइनाइड की उपस्थिति को भी पहचान सकता है। साइनाइड एक अत्यधिक विषैला रसायन होता है जिसका उपयोग कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी किया जाता है, जैसे सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक निर्माण, धातु की सफाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और सोने की खनन में इसका प्रयोग किया जाता है। साइनाइड का प्रयोग किया जाता है और साइनाइड एक विषैला, अगर थोड़ी सी मात्रा देखा जाए तो साइनाइड की मात्रा अगर भोजन में मिला दी जाए किसी के तो उस व्यक्ति का मतलब देहांत होना, मृत्यु होना निश्चित होती है, ठीक है। तो साइनाइड जो होता है विषैला रसायन होता है और इसकी पहचान करेगा ये जो फ्लोरोसेंट सेंसर है किसके द्वारा बनाया गया है, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चलो आगे चर्चा करें। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में 24 घंटे में 2 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। यहां पर देखा जाए गंगा एक्सप्रेसवे जो निर्माणाधीन है, यहां पर देखा जाए बनके तैयार भी हो चुका है, ठीक। अब इसका विस्तार किया जा रहा है। तो वहां पर देखा जाए 24 घंटे के अंदर 2 विश्व रिकॉर्ड बने। कौन कौन से रिकॉर्ड बने उन पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में 24 घंटे में 2 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। पहला रिकॉर्ड हरदोई उन्नाव प्रभाग पैकेज 3 में 24 घंटे में 34.24 लेन किलोमीटर, यानी कि देखा जाए 5.7 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाकर बनाया गया है। जो पहला विश्व रिकॉर्ड बना है वो क्या बना है, यहां पर देखें तो जो हरदोई उन्नाव प्रभाग है, ठीक है, हरदोई उन्नाव प्रभाग में जो पैकेज 3 में 24 घंटे में 34.24 लेन किलोमीटर
ठीक 5.7 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाकर बनाया गया है। और दूसरा रिकॉर्ड जो बनाया गया है वो क्या बनाया गया है, 10 किलोमीटर जो थाई बीम क्रैश बैरियर होता है, रोड के किनारे थाई बीम क्रैश बैरियर जो होता है उसकी स्थापना कर बनाया गया है। ठीक है, तो यहां पर 2 रिकॉर्ड बनाए गए हैं। इन रिकॉर्ड्स, ठीक है, इन रिकॉर्ड का गोल्डन बुक, एशिया बुक और इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया है। ठीक, कहां कहां पर नाम दर्ज किया गया ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम नहीं दर्ज हुआ है, गोल्डन बुक में, एशिया बुक में और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज किया गया है। ठीक है, इंडियन बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। आगे चर्चा कर ले, यह रिकॉर्ड पहली बार किसी भी एक्सप्रेसवे के निर्माण में दर्ज हुआ है। पहली बार है जब किसी एक्सप्रेसवे के नाम कोई रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ठीक है, तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है, यूपी स्पेशल का करंट अफेयर है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, ये भी यूपी स्पेशल का करंट अफेयर है। कस्तूरबा स्कूलों की छात्राएं बनेंगी डिजिटली स्मार्ट। यहां पर देखा जाए जो कस्तूरबा स्कूल है, ठीक है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, वहां की जो छात्राएं हैं वो डिजिटली स्मार्ट बनेंगी। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में रहकर पढ़ने वाली छात्राओं को डिजिटल माध्यम और वित्तीय विषयों में भी दक्ष बनाया जाएगा। इसके लिए छात्राओं को विशेष तौर पर इन विषयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि जो डिजिटल शिक्षा है, डिजिटल एजुकेशन है, वो उनमें भी प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही साथ जो वित्तीय विषय होते हैं, ठीक है, वित्तीय विषयों में भी जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है वहां की छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। आगे हम चर्चा कर ले, बेसिक शिक्षा विभाग जो उत्तर प्रदेश का है, इसने यूनिसेफ के सहयोग से दोनों ही विषयों पर ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल तैयार करवाए हैं जिनसे छात्राओं को जोड़ा जाएगा। ये कोर्स सभी 746 कस्तूरबा स्कूलों में संचालित होंगे। उत्तर प्रदेश में कितने कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित है, तो देखा जाए 746 कस्तूरबा स्कूल संचालित है उत्तर प्रदेश में। ये यूपी की बात हो रही है, ठीक, और ये आपके यूपी की बात हो रही है, तो इस वजह से ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो अगली खबर क्या है, जन स्वराज पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहां पर देखा जाए ये बीपीएससी जो 71वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं, 71वीं बीपीएससी देंगे, उनके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखा जाए मैं आपको एक ट्रेंड बताता हूं, आप बीपीएससी का पेपर उठा के देखिए और बीपीएससी का पेपर उठा के आप देखेंगे तो उसमें आपको हर साल 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो या किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध हो या उससे संबंधित कोई नेता हो, राजनेता से संबंधित सवाल पूछे ही जाते रहे बीपीएससी में, खासकर चुनाव से संबंधित सवाल पूछे जाते रहे। ठीक है, तो वहां पर देखा जाए जन स्वराज पार्टी, पीके का नाम आपने सुना होगा, प्रशांत किशोर का नाम, ठीक है, पीके का नाम, तो पीके की पार्टी है जन स्वराज। अब इसके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं कौन, यहां पर देखा जाए, चर्चा कर लेते हैं। पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, ठीक है, क्या नाम है इनका, उदय सिंह या पप्पू सिंह जन स्वराज पार्टी के पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, यहां पर चर्चा कर ले, 2024 में कांग्रेस छोड़ने वाले उदय सिंह 2 बार बीजेपी की टिकट पर पूर्णिया से चुनाव जीत चुके हैं। खास बात यह है, परीक्षा में कथन कारण में पूछा जा सकता है कि जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष या पहला अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया है, उदय सिंह को या पप्पू सिंह को। देखा जाए तो ये बीजेपी में भी रह चुके हैं और कांग्रेस में भी रह चुके हैं। ठीक है, बीजेपी से 2 बार के ये सांसद रह चुके हैं, 2 बार के सांसद हैं ये। चलिए आगे चर्चा कर ले। हालांकि टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रही थी, लेकिन उसके बाद वहां से भी इस्तीफा दे दिया और अब देखा जाए जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक, तो इनका नाम आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 71वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, गोरखपुर में बनेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। देखा जाए तो गोरखपुर में जो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की हम बात कर लें, तो जब गोरखपुर का स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो ये उत्तर प्रदेश का चौथा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम होगा। कहां कहां पर अभी है, अभी जो वर्तमान में तैयार है वो एक तो लखनऊ में, ठीक है, इकाना स्टेडियम जिसको आप अटल बिहारी स्टेडियम के नाम से जानते हैं, दूसरा कानपुर में अवस्थित है, ठीक है, और तीसरा जो बन रहा है वाराणसी में निर्माणाधीन है, और उसके बाद अब गोरखपुर में बनाने का फैसला लिया गया। तो जो गोरखपुर वाला बनकर तैयार होगा तो ये चौथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। ठीक, चलो चर्चा कर ले। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 236 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का चौथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तैयार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल स्टेडियम का निर्माण ताल नदौर क्षेत्र में 50 एकड़ भूमि पर होगा। आईसीसी मानकों के अनुरूप 2 मंजिला स्टेडियम में 30,000 दर्शकों की क्षमता, 7
मुख्य पिचें तथा 4 अभ्यास पिचें शामिल होंगी। यहां पर देखा जाए 30,000 की क्षमता होगी, 7 मुख्य पिच होंगे तथा 4 अभ्यास पिच शामिल होंगे। स्टेडियम का निर्माण 18 महीने में पूरा किया जाएगा। यहां अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ ही अन्य बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी हो सकेगा। तो ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का चौथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन सा, गोरखपुर में बनेगा। ठीक है, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अगली खबर पर चर्चा करें। देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन, देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन, यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। मैं आपको डेली बताता हूं कि कभी भी ऐसा कोई पॉइंट लिख कर है पहला, देश में पहला, उत्तर प्रदेश में पहला, बिहार में पहला, एमपी में पहला, उत्तराखंड में पहला, विश्व में पहला, कोई भी ऐसा इवेंट हो जिसमें पहला शब्द जुड़ा हो तो वो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीडी न्यूज का इनपुट है, चर्चा कर रहे थे खबर पे। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नाम का एक विशेष आवासीय परिसर बनाया गया है। यह गांव तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुदुमुलई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडु हाथी शिविर में बनाया गया है। कहां पर? थेप्पाकाडु हाथी शिविर जो है ये कहां पर है? जो मुदुमुलई टाइगर रिजर्व है। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि मुदुमुलई टाइगर रिजर्व कहां पर अवस्थित है? ये तमिलनाडु में अवस्थित है। कहां पर? तमिलनाडु में अवस्थित है। और यहीं पर अवस्थित, यही इसी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है थेप्पाकाडु हाथी शिविर। और यहीं पर क्या बनाया गया है? देश का पहला महावत गांव बनाया गया है। महावत कौन होते हैं? जो हाथी के ऊपर बैठे रहते हैं ना, अंकुश लेके हाथी को रोकने के लिए, वही होते हैं महावत। आगे चलिए देखते हैं। इस परियोजना की कुल लागत 5.6 करोड़ रुपए है और इसके अंतर्गत 44 नए घर बनाए गए हैं। जो महावत हैं उन महावत के लिए देखा जाए तो 44 नए घर बनाए गए हैं। ये सभी घर वन विभाग द्वारा बनाए गए हैं और इनमें पानी, जो पीने का पानी है इसकी सुविधा, शौचालय, बच्चों के लिए खेल के मैदान इत्यादि शामिल है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीडी न्यूज का इनपुट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला महावत गांव कहां पर बनाया गया है। 4 ऑप्शन दे देगा, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आप टिक करिएगा, तमिलनाडु में बनाया गया। तमिलनाडु में कहा? मुदुमुलई टाइगर रिजर्व में। अब मुदुमुलई टाइगर रिजर्व के अंतर्गत थेप्पाकाडु हाथी शिविर आता है, वहीं पर बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और यहां पर ये पॉइंट पीसीएस अब पूछना स्टार्ट कर चुका है। यूपीएससी तो पूछता ही है, जो नए नए स्पीसीज होते हैं जिनकी खोज की जाती है उनके बारे में यूपीएससी तो लगातार पूछता रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड। अब यूपी पीसीएस ने भी पूछना स्टार्ट कर दिया। यहां पर देखा जाए तो सुअर के चेहरे वाला एक मेढक खोजा गया है। ठीक है, सुअर के चेहरे वाला, मैंने इसी वजह से उसकी फोटो जूम करके बड़े में लगा दी ताकि आप इसको एक बार देख लें। इसका नाम क्या रखा गया है? एन भूपति। ठीक है, एन भूपति इसको कहा जाता है। चर्चा कर लेते हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में वैज्ञानिकों ने एक अनोखी मेढक की प्रजाति खोजी है जिसका चेहरा सुअर जैसा लगता है। इस मेढक का नाम पर्पल फ्रॉग रखा गया है। ठीक है, वैसे आम भाषा में इसको पर्पल फ्रॉग कहा जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा कर ले। मेढक की इस नई प्रजाति को उभयचर पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम भूपति के सम्मान देते हुए इसका वैज्ञानिक नाम जो रखा गया, क्या रखा गया है? नासिक बत्राचस भूपति, जिसको आप शॉर्ट में एन भूपति कहते हैं। ठीक है, एन भूपति। एन भूपति को पूर्ण रूप से क्या कहेंगे? नासिक बत्राचस भूपति इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और आम भाषा में क्या कहा जा रहा है? इसको पर्पल फ्रॉग कहा जा रहा है। ये बेसिकली इसका जो फेस है, यहां पर आप देखिए, ये चेहरा है, ये सुअर के जैसा है। जैसे सुअर होता है ना, तो सुअर के जैसा इसका चेहरा है। ठीक है, इसी वजह से देखा जाए किसके नाम पर? जो उभयचर वैज्ञानिक है डॉक्टर सुब्रमण्यम भूपति, सुब्रमण्यम भूपति के सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया है? नासिक बत्राचस भूपति रखा गया है। यह मेढक लगभग पूरी जिंदगी जमीन के नीचे बिताता है। अपना जो पूरा लाइफ साइकिल होता है ये जमीन के नीचे ही बिताता है, जमीन के नीचे रहता है, जमीन के अंदर रहता है। और बात कर लीजिए खाने के लिए भी सतह पर नहीं आता, अपने भोजन के लिए भी ये जमीन के अंदर ही रहता है। ठीक है, जमीन के अंदर जहां दलदली मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी में ये अंदर मिट्टी के रहता है। और अपनी बांसुरी जैसी जो जीभ होती है, इसकी जो जीभ है, इसका आप थूथुम देख सकते हैं। यहां पर देखिए फेस जो होता है सुअर के जैसा है और इसकी जीभ जो है वो बांसुरी के जैसी है। ठीक है, जीभ इसकी बांसुरी जैसी होती है। तो मिट्टी के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये अपनी बांसुरी जैसी जीभ से मिट्टी के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाता है और उन्हीं को चूस कर उनका जो पोषक, अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है कीड़े मकोड़ों से। ठीक है, तो ये मेढक आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां पर खोजा गया है? पश्चिमी घाट पर खोजा गया, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट पर खोजा गया है। एन भूपति इसका नाम दिया गया है। आम भाषा में इसको पर्पल फ्रॉग कहा जाता है और ये सुअर के चेहरे जैसा है इसका फेस। ठीक है, चलो यहां पर देखा जाए अगली खबर क्या है? अगली खबर है
पद्म विभूषण खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर का निधन हो गया। ठीक है, खगोल वैज्ञानिक थे जयंत नार्लिकर, इनका निधन हो गया है। यहाँ पर फोटो आप देख सकते हैं, चर्चा कर लेते हैं। प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी, दूरदर्शी विज्ञान संप्रेषक और पद्म विभूषण से सम्मानित। आपकी परीक्षा के लिए इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? मैंने आपको बताया आरओ में पद्म विभूषण से सम्मानित और पद्म भूषण से सम्मानित तथा पद्मश्री से सम्मानित जो लोग थे जिनका देहांत हुआ था, उनसे संबंधित सवाल 11 फरवरी के पेपर में आया हुआ था। ठीक है, और वहीं पर इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिर से पूछ सकता है। पद्म विभूषण से सम्मानित है, भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित थे जयंत नार्लिकर। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर 20 मई की सुबह यानी कि आज ही के दिन देखा जाए 87 वर्ष की अवस्था में जयंत विष्णु नार्लिकर का निधन हो गया है। अब यहाँ पर इनके द्वारा कई सम्मान भी उत्कृष्ट कुछ विशेष क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको विशिष्ट सम्मानों से सम्मानित किया गया था। कौन कौन से सम्मान है, चर्चा कर लेते हैं। पद्म भूषण सम्मान 1965 में मात्र 26 वर्ष की आयु में यह सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्तियों में से एक थे ये। ठीक है, पद्म भूषण सम्मान देखा जाए 1965 में इनको दिया गया था और 26 साल की आयु में ही दिया गया था। इस वजह से ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कथन कारण बना के या पॉइंट बना के, दो कथन बना के कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, दो कथन बना दिया या तीन कथन बना दिया, उसमें आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों में शुमार है ये। पद्म विभूषण कब दिया गया था इनको? 2004 में पद्म विभूषण दिया गया था। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2004 में इनको प्रदान किया गया। महाराष्ट्र भूषण सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया सन 2011 में। ठीक है, कब महाराष्ट्र भूषण कब दिया गया? 2011 में। महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आगे देखें, कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार कब दिया गया? 1996 में दिया गया था। विज्ञान के जनप्रियकरण के लिए यूनेस्को द्वारा प्रदत्त। ठीक है, आगे ट्वास पुरस्कार, जो ट्वास पुरस्कार है 2012 में तीसरी दुनिया के लिए, तीसरी दुनिया का मतलब है जो डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन के लिए विज्ञान अकादमी द्वारा एक उत्कृष्ट संस्थान स्थापित करने हेतु इनको सम्मानित किया गया था। तो ये जो प्रमुख पुरस्कार है जो जयंत विष्णु नार्लिकर को प्रदान किए गए थे, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे अवार्ड किस सन में प्रदान किए गए थे ये महत्वपूर्ण हो जाता है और इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस दिन इनका देहांत हुआ, डेट जरूर याद रखिएगा। आरओ और यूपीपीसीएस अब डेट पर भी फोकस करने लगे। बीपीएससी तो फोकस करता ही है, ठीक, बीपीएससी तो डेट पर फोकस करता है। अब यूपीपीसीएस भी डेट पूछने लगा है, एग्जैक्ट डेट पूछने लगा है। तो 20 मई का दिन याद रखिएगा। आज का करंट अफेयर आपने पढ़ा, आज का दिन याद रखिएगा, आज सुबह इनका देहांत हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमने आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, लगभग 9-10 पॉइंट थे, उन पर चर्चा की। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है? वर्ष 2025 में विश्व मधुमक्खी दिवस का थीम क्या है? ठीक है, सेव द बीज, सेव द प्लेनेट, बीज एंड बायोडाइवर्सिटी, इंस्पायर्ड बाई नेचर, बीज नरिश अस ऑल, पॉलिनेशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। कौन सा है सही ऑप्शन, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी द्वारा विकसित फ्लोरोसेंट किस विषैले रसायन की पहचान करने में सक्षम है? आर्सेनिक, लेड, साइनाइड या मरकरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान किस दो रिकॉर्ड को एक ही दिन में दर्ज किया गया? ठीक है, कौन से दो रिकॉर्ड है जिनको एक ही दिन में दर्ज किया गया है? सबसे लंबा पुल और सबसे गहरा सुरंग बनाने का रिकॉर्ड, सबसे तेज बिटुमिनस कंक्रीट बिछाना और थाई बीम क्रैश बैरियर लगाना, सबसे अधिक सुरंग निर्माण का लक्ष्य जो है उसको दर्ज किया गया रिकॉर्ड में, सबसे लंबा सौर पैनल गरियारा, ठीक है, इसके लिए रिकॉर्ड दर्ज किया गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यूनिसेफ के सहयोग से उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में छात्राओं को किस क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा? खेल और संगीत में, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता में, कृषि और बागवानी में, ड्रोन संचालन में। कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसे जन स्वराज पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रशांत किशोर को, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को, किरण कुमार को या शरद यादव को। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत का पहला महावत गांव किस राज्य में बनाया गया है? महावत गांव के बारे में मैंने आपको बताया, ये कहां पर बनाया गया, किस राज्य में बनाया गया है? असम में, कर्नाटक में, ओडिशा में या तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 7 है, नासिक बत्राचस भूपति नामक मेढक की नई प्रजाति कहां खोजी गई है? डायरेक्टली आपसे यूपीपीसीएस से पूछ सकता है, कहां पे खोजी गई है? पूर्वोत्तर भारत में, अंडमान द्वीप पे, पश्चिमी घाट पर या मध्य भारत में। कौन सा ऑप्शन सही है ये आप कमेंट में बताइए। और अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध खगोल भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर के बारे में सही है? सही कथन आपको बताना है। इनमें से 4 ऑप्शन है,
यहां पर देखें, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2004 में प्रदान किया गया। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार 2004 में प्रदान किया गया। उन्होंने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी वैज्ञानिक होने का गौरव प्राप्त किया। ठीक है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी वैज्ञानिक होने का गौरव प्राप्त किया। ऑप्शन सी कह रहा है उन्होंने 1965 में मात्र 26 वर्ष की आयु में पद्म भूषण प्राप्त किया था। ठीक है, और डी कह रहा है टॉस पुरस्कार उन्होंने विज्ञान कथा लेखन के लिए प्रदान किया गया था। उन्हें विज्ञान कथा लेखन के लिए प्रदान किया गया था। अब यहां पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बाकी सारे क्वेश्चन जो 7 क्वेश्चन है वो आसान सा है। अब देखते हैं कि 8वें क्वेश्चन का सही उत्तर कौन दे पाता है कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।